भाई आई मीन माइक ऑन है। क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास? सर साइक्लिक एथर्स। साइक्लिक एथर्स ईथर्स। आज क्या ऑर्गेनिक है? हाँ सर। ऑर्गेनिक है रुको सर देखने दो। देखो एक बार। हाँ सर ऑर्गेनिक ही है। आज तो ट्यूसडे है, कहाँ ऑर्गेनिक है? सर टाइम टेबल में ऑर्गेनिक ही दिखता है। नहीं, टाइम टेबल में देख रहा हूँ मैं, ऑर्गेनिक नहीं लिखा है। अरे ठीक है सर। ऑर्गेनिक नहीं है ना, बाकी लोग भी देखो। नहीं 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 ऑर्गेनिक सर ही वो है। मैं हाँ, ऑर्गेनिक ही है। पुराना वाला टाइम टेबल दिख रहा था। केमिस्ट्री है सर। केमिस्ट्री ही है ना? हाँ सर मैं पुराना टाइम टेबल देख रहा था। चलो अभी हम लोग स्टार्ट कहाँ तक हो गया था वैसे, एक बार इस केमिकल बॉन्डिंग बताओ। ये फजान रूल हो गया था, फजान। क्यों फजान हो गया था? क्या सर? फजान रूल हो गया था, पोलराइजेशन वगैरह। कलर बताया था। क्या तुम लोग को पता है क्या लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग में? सर मेरा तो बुक हो गया। बुक हो गया? तुम कैसे बच गए? क्या सर? कहाँ पर क्या पढ़ रहे थे, किसी को नहीं पता? सर वो पोलराइजेशन है उसका एप्लीकेशन सर हुआ था, और सर कलर और सोलिबिलिटी हो गया था। एप्लीकेशन तक हुआ था ना, कलर हो गया था। सॉल्युबिलिटी मैंने हेडिंग डाली थी, केस 1 पढ़ा था शायद। यस सर। नहीं नहीं सर, नहीं, सिर्फ आपने लाइक डिसॉल्व लाइक इतना डाल लिखवा के छोड़ दिया था। तो हेडिंग लिखो जरा, केस फर्स्ट। देखो बेटा, इधर पे हमें क्या करना होगा, समझो जरा ध्यान से, मैं लास्ट क्लास में समझाने की कोशिश कर रहा था। यदि सपोज आपके पास कोई आयनिक कंपाउंड है, तो उसमें क्या होगा, पोलर नेचर होगा। जनरली जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर होते हैं। बट आपको पता है अकॉर्डिंग टू फजान रूल कि हर एक आयनिक कंपाउंड जरूरी नहीं है कि आपका क्या हो बेटा, आयनिक हो। क्या हुआ चंद्रेश? ओके कोई नहीं, ठीक है। तो ये जो आपका क्या बोल रहा था, हाँ, तो यदि आपका सपोज कोई भी कंपाउंड है, और जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं बेटा, उनका नेचर जो क्या होता है, डिफरेंट होता है। उनका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर डिफरेंट होगा। तो हमें ये समझना होगा बेटा कि यदि आयनिक कंपाउंड है तो उसमें पोलर नेचर होता है,
बट यदि आपको पता है बेटा कि हर एक कंपाउंड 100% आयोनिक नहीं हो सकता, ना ही हर कंपाउंड 100% कोवेलेंट हो सकता है, उसमें क्या होगा बेटा, कुछ कैरेक्टर्स होंगे जो कि क्या होगा, उसमें ऐसा हो सकता है कोई कंपाउंड ये हो जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो आयनिक से, और ऐसा हो सकता है किसी में कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो आयनिक कैरेक्टर से। तो हमें बेटा एक फिक्स्ड देखना पड़ेगा कि कौन सा कंपाउंड है बेटा जिसमें आयनिक नेचर ज्यादा है कोवेलेंट से, और कोवेलेंट नेचर ज्यादा है आयनिक से, मतलब इधर पर कौन सा फैक्टर ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। क्योंकि देखो हमें एक लाइन तो ढूंढनी पड़ेगी जिससे हम लोग बोल सके कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड आपका पोलर है या ये कंपाउंड आपका कैसा है, नॉन पोलर। क्योंकि आपका यदि पोलर होगा तो सॉल्युबिलिटी पोलर कंपाउंड में ज्यादा सॉल्युबल होगा, और यदि नॉन पोलर होगा तो क्या होगा, आपका नॉन पोलर कंपाउंड में ज्यादा सॉल्युबल होगा। करेक्ट। तो हमें ये समझना पड़ेगा बेटे कि कौन सा कंपाउंड आपका पोलर है और कौन सा कंपाउंड आपका नॉन पोलर है। इसका मतलब कौन सा कंपाउंड आपका कोवैलेंट है और कौन सा कंपाउंड आपका आयनिक है। तो वो सब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, केस बनाने पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को समझो, हमें प्रॉब्लम ये है कि किस तरीके से आप डिस्टिंग्विश करेंगे कि पर्टिकुलर कंपाउंड आपका कोवैलेंट है या आयनिक है। तो उसके लिए हमें कैसा पता करना, कैसे पता चलेगा, ये हमें तभी पता चलेगा जब आपका क्या होगा, कोई भी कंपाउंड में एकदम कोई चीज डोमिनेट कर रही हो, कोई चीज क्या कर रहा है, कोई भी फैक्टर क्या कर रहा है, डोमिनेट। तो सपोज केस 1 में वो लूंगा जब क्या होगा, आपका पोलराइजेशन डोमिनेट कर रहा हो। तो आपका क्या कर रहा हो, पोलराइजेशन डोमिनेट कर रहा हो। तो पहले लिखो जरा, polarization when polarization is dominating केस क्या है, पहला ये पोलराइजेशन इज डोमिनेटिंग फैक्टर। पोलराइजेशन यदि बेटा डोमिनेटिंग फैक्टर है, इसका मतलब क्या है, जनरली कंपाउंड कैसे होंगे, कोवैलेंट होंगे, उनमें कोवैलेंट कैरेक्टर कैसा होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। यदि ये आपका क्या कोवैलेंट डोमिनेटिंग फैक्टर है, तब आपको यदि और सॉल्वेंट आपका कैसा हो, सॉल्वेंट इज ऑफ कोवैलेंट नेचर। कोवैलेंट नेचर मतलब नॉन पोलर। कोवैलेंट नेचर का यदि सॉल्वेंट है, ये और समझ लो बेटा, ये कब कब डोमिनेट करेगा, और यदि जो सॉल्वेंट है वो कोवैलेंट नेचर का यदि है, तब सॉल्युबिलिटी क्या फर्क पड़ेगा, ये तो मैं बताऊंगा ही। बट ये कब आपका क्या होगा बेटा, ये फैक्टर डोमिनेट करेगा, उसके लिए याद रखना, when common cation are from D block, like Hg2 plus, Fe2 plus, Cu plus, and P block like Pb2 plus, Sn2 plus. ओके। जब ये सारे बेटा आपके कॉमन आयन होंगे, तब आपका क्या होगा, पोलराइजेशन डोमिनेट करेगा, मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है। और यदि आपका मैं पहला केस लूं, when polar solvent is given, बताओ बेटा, पोलर सॉल्वेंट होगा तो पोलर मॉलिक्यूल क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। तो इधर पे क्या है बेटा, पोलराइजेशन बढ़ रहा है। पोलराइजेशन यदि बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो आयनिक नेचर कम होगा, मतलब नॉन पोलर नेचर बढ़ रहा है। इसका मतलब है सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। आया क्या ये समझ में सभी को? यस सर। बाकी लोग देखो जरा, यदि नहीं समझ में आया तो पूछ लो एक बार, क्योंकि कुछ सर एक बार रिपीट करो ना। लेट ज्वाइन करे हैं। देखो इसमें आपको समझना इतना है, शॉर्ट में बताऊं तो सिंपल
यदि बेटा ये आपके कॉमन आयन है, यदि आपको जो कोई भी कंपाउंड देगा और यदि ये कॉमन आयन है, तो उधर आपको क्या समझ में आना चाहिए कि उधर पर बेटा आपका कोवेलेंट नेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, कोवेलेंट कंपाउंड बनेंगे। कोवेलेंट नेचर ज्यादा है, इसका मतलब क्या, कंपाउंड आपका नॉन पोलर है, और यदि कंपाउंड नॉन पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट में उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। वही मैंने बताया, व्हेन द पोलर सॉल्वेंट इज गिवन देन पोलराइजेशन यदि इंक्रीज हो रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा और आयनिक कैरेक्टर कम होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। बट ये कब होगा, जब आपका पोलराइजेशन डोमिनेटिंग फैक्टर हो, जब ये सारे आपके क्या हो, कॉमन आयन हो। क्लियर है? क्योंकि बेटा आयंस चेंज होंगे तो आपका जो सॉल्युबिलिटी है वो बदल जाएगी, ठीक है, फैक्टर बदल जाएंगे। क्योंकि यदि बेटा ये यदि डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं होगा, यदि कंपाउंड आपका आयनिक होने लगा तो फिर आपका क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो पहला जो केस मैंने लिया वो क्या है, जब आपका पोलराइजेशन डोमिनेट कर रहा है तब आपके जो कंपाउंड्स होंगे वो पोलर सॉल्वेंट में और नॉन पोलर सॉल्वेंट में किस तरीके से सॉल्युबल होंगे। तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, यदि पोलराइजेशन इंक्रीज करेगा तो पोलर सॉल्वेंट में। नोट करो इसको। सर वो Hg2+ लिखा है ना? हाँ, Hg2+ लिखा हुआ है। डन ये? बोलो भाई, हो गया? ठीक है, व्हेन पोलर सॉल्वेंट इज गिवन ये हो जाएगा। तो सपोज मैं आपसे पूछूं AgF, AgCl, AgF, AgCl, AgBr और AgI। तुम लोग को मैंने कुछ बोला था होमवर्क पीडीएफ बना के भेजने को, किसी ने नहीं भेजा? या वेडनेसडे वाली क्लास में बोला था? चलो भाई काम करो। इसमें बताओ बेटा क्या होगा सॉल्युबिलिटी का, यदि पोलर सॉल्वेंट में पूछा जाए तो। इन पोलर सॉल्वेंट सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? सर सबसे ज्यादा AgI करेगा, फिर उसके बाद AgBr। सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होता है, इसमें? यस सर। क्योंकि एनाइन का साइज बड़ा है। यदि कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ज्यादा है तो ये क्या होगा, नॉन पोलर होगा। तो क्या पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा? नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल क्या आएगा, AgF। आपको पता है जैसे जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो जरा बी केस, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्वेंट यदि होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, यदि पोलराइजेशन ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या हो जाएगी, नॉन पोलर नेचर ज्यादा होगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसको नोट करो।
यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए which of the following is more soluble in ether? इन ईथर्स, ठीक है। अभी ईथर क्या होता है बेटा, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर सॉल्वेंट में यदि मैं आपसे पूछूं NaF, B है आपका NaCl, C है आपका NaBr और D है आपका NaI। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में बताओ बेटा कौन सा ये आपका सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा? डन, ये क्या है आंसर? आंसर क्या होगा? NaI। आपको पता है बेटा इसका क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। यदि कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, इसका मतलब नॉन पोलर नेचर सबसे ज्यादा होगा, तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? NaI। क्लियर है सभी को? अब देखो जरा केस 2। केस 2 क्या हो जाएगा? when different। अब ये तो बेटा ठीक है कि कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा तो नॉन पोलर नेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। और हम लोग ने पोलर सॉल्वेंट में था तो पोलर में देख लिया, और नॉन पोलर में था तो नॉन पोलर में देख लिया। अब बेटा यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पास, जब आपके पास बेटा सारे सॉल्वेंट पोलर हैं बट सारे डिफरेंट हैं, तो बेटा सारे जो सॉल्वेंट पोलर होते हैं उनमें भी क्या होता है बेटा, डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होती है। क्या होती है? डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होती है। इसका मतलब क्या है कि यदि बेटा आपका कंपाउंड चेंज होगा तो उनका देखो सॉल्युबिलिटी डिपेंड बेटा किस पर करेगी, सॉल्वेंट पे भी करेगी कि वो सॉल्वेंट कितना डिसॉल्व कर सकता है। तो यदि सॉल्वेंट चेंज होगा बेटा सारे पोलर हैं, बट यदि सॉल्वेंट चेंज हो रहा है तो उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, चेंज होगी। तो मैं वो केस 2 यही ले रहा हूं, when different solvents are given। यदि आपके सॉल्वेंट ही डिफरेंट है तब आप सॉल्युबिलिटी क्या बोलोगे? तो मैं आपको बता रहा हूं, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dielectric constant के। ओके, सिंपल क्या हो जाएगा, HF H2SO4 H2O2 H2O D2O और CH3OH। HF H2SO4 H2O2 H2O D2O और देखो इनका अभी आपको पता नहीं होगा बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। ये जो आपके बेटा चार्जेस डेवलप होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, एक कांस्टेंट डेवलप होता है, इसी को क्या बोलते हो आप, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो जो भी इधर पे बेटा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जनरेट होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ चार्जेस, उसका जो फोर्स का जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसको आप क्या बोलते हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जितना अच्छे फोर्सेस डेवलप होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, के का वैल्यू होगा। तो फोर्स किसमें सबसे ज्यादा डेवलप होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। और ऐसा देखा जाता है कि जो आपका HF है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे
ज्यादा होता है, फिर H2SO4, फिर H2O, फिर ये। मैं इनकी वैल्यूज भी बताऊं तो इसकी जो K की वैल्यू होती है बेटा, इसकी 120 होती है, इसकी 102, इसकी 98, इसकी 81, 79 और 72। तो ये आपका क्या K की वैल्यू है, और जितना ज्यादा K होगा उतना ज्यादा उसका सॉल्युबिलिटी होगी। अब यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, NaCl is less soluble in फर्स्ट ऑप्शन आपके पास HF है, सेकंड ऑप्शन आपके पास D2O है, थर्ड ऑप्शन आपके पास H2O2 है, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास H2O है। करेक्ट चंद्रेश, वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर करो। वेरी गुड आयुष। और कोई आंसर करो फास्ट। और कोई आंसर नहीं समझ में आ रहा है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? D2O2। देखो बेटा, सबसे कम किसका है? सबसे कम किसका है? इसका मतलब है कि इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी, और इसका सॉल्युबिलिटी यदि सबसे कम है, इसका मतलब क्या है कि ये मॉलिक्यूल जो आपका पोलर है, और सारे ये पोलर है, ये पोलर मॉलिक्यूल पोलर सब में डिसॉल्व होगा, बट किसमें सबसे ज्यादा डिसॉल्व होगा? इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। सबसे कम, सबसे ज्यादा किसकी है? इसकी सबसे ज्यादा डिसॉल्व। आपसे क्या पूछा है? लीस्ट, तो लीस्ट किसका है? इसका। तो ये सबसे लेस सॉल्युबल किसमें होगा? इसमें D2। आ गया समझ? सर वो O2O या D2O? बेटा D2O है, O2O कहां से हो जाएगा? D है ये। डन ये? अभी देखो जरा केस 3 देखते हैं। when hydration energy when hydration energy and lattice energy is dominating ठीक है, तब क्या ए पार्ट क्या हो जाएगा? when इसमें भी बेटा दो केस लेने होते हैं। जब क्या हो बेटा, जब आपका अभी देखो पहला केस क्या था बेटा, जब पोलराइजेशन डोमिनेट कर रहा था। जब पोलराइजेशन डोमिनेट करेगा तो आपका जो नेचर होगा वो कैसा होगा? कोवेलेंट नेचर होगा। तो फिर हम लोग ने उसके हिसाब से देखा था। अब यदि बेटा आपका क्या होगा, हाइड्रेशन और लैटिस एनर्जी यदि डोमिनेट होगा तो आपका नेचर कैसा होगा? पोलर नेचर होगा। और यदि पोलर नेचर होगा तो हमें कैसे डिसाइड करना पड़ेगा? पोलर के अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ेगा। करेक्ट? तो इसमें भी बेटा हमें दो केस लेने पड़ते हैं। when size of common ion is small। यदि बेटा आपका जो कॉमन आयन है वो कैसा स्मॉल है, स्मॉल में मतलब कौन कौन से आएंगे? या when size of common ion is small, तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? solubility is directly proportional to 1 upon lattice energy। ओके, इसके अकॉर्डिंग में हम लोग कब देखेंगे?
तो आपका बेटा कॉमन आयन क्या हो, O2 स्मॉल O2 F माइनस OH माइनस Li प्लस Na प्लस एंड second A cations like Be2 plus Mg2 plus Ca2 plus Sr2 plus और Ba2 plus। क्लियर है? और एक इधर और नोट डाल के लिखो CO3 2 माइनस एंड HCO3 माइनस, इसका तो लिखे नहीं है ये एक्चुअली में बेटा क्या होते हैं आपके लार्ज कॉमन आयन वाली कैटेगरी में आते हैं, बट इनमें क्या है ये बेटा वर्क एज स्मॉल ion in presence of first A cation, CO3 2 minus HCO3 minus work as a small ion in presence of first A cations। ठीक है, ये लिख लिया। अभी हम लोग दोनों केस लिख ले रहे हैं, दोनों केस, फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। इसको नोट करो, फिर मैं इसी का बी पार्ट बता दे रहा हूँ, फिर एक क्वेश्चन से हम लोग समझ लेंगे। लैटिस एनर्जी तो देखना आता है ना, लैटिस एनर्जी कैसे देखना आता है, K Q1 Q2 अपॉन R, जिसका चार्ज का मल्टीप्लिकेशन ज्यादा उसका लैटिस एनर्जी ज्यादा, और जिसका डिस्टेंस बिटवीन एटम जिसका ज्यादा उसका लैटिस एनर्जी कम। इससे आप लैटिस एनर्जी देखेंगे और जो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर है उसको क्या कर देंगे, सॉल्युबिलिटी से उल्टा कर देंगे, यदि आपके ये कॉमन आयन होंगे। डन ये? तुम लोग बोल नहीं रहे हो कोई, क्या बात है? देखो जरा अभी नेक्स्ट बी पार्ट, when common ion is large, when common ion is large, क्या हो जाएगा, solubility is directly proportional to hydration energy। तो अब आप सॉल्युबिलिटी, जब कॉमन आयन लार्ज होगा तो सॉल्युबिलिटी आप क्या बोलोगे, हाइड्रेशन के अकॉर्डिंग बताओगे। ठीक है, तो उसमें लार्ज की कैटेगरी में कौन कौन आता है, K प्लस Rb प्लस CS प्लस Br माइनस Cl माइनस और I माइनस CO3 2 माइनस HCO3 माइनस। उधर पे जो मैंने HCO3 और ये लिखा था सिर्फ Na के साथ कंबाइन होंगे, तब के लिए मैंने क्या बताया था कि वैसे करना, अदरवाइज ये हो जाएगा SCO3 माइनस SO4 माइनस 2 PO4 3 माइनस S माइनस 2 और NO3 माइनस। ये यदि होंगे तो इनको आप लार्ज की कैटेगरी में रखोगे। ठीक है, और लार्ज होगा तो आपको हाइड्रेशन एनर्जी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी बोलना है। अच्छा बताओ बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा आई थी, याद है? जितना छोटा आयन होगा उतना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी।
क्योंकि आपको पता है बेटा हाइड्रेशन क्या होता है, किसी भी सॉल्वेंट क्या करे, किसी भी आयन को क्या करे, सॉल्वेट करे, मतलब उसको सराउंड करे, उसको स्टेबलाइज करे, उससे क्या होगा, एनर्जी निकलेगी, और उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। वो जो कि हाइड्रेशन जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगा। इसका मतलब क्या है बेटा, कि यदि लार्ज आयन होगा, लार्ज होगा, तो लार्ज यदि कॉमन आयन है, फिर उसमें आप देखो जो आपका डिफरेंट है, उसका जिसका साइज छोटा होगा उसको सॉल्वेट करना क्या होगा, ज्यादा इजी होगा। तो जिसका साइज छोटा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। अभी मैं आपके लिए सारे केसेस ले रहा हूँ, ठीक है। ये हो गए इतने कॉन्सेप्ट थे, केस 3 थे जिससे हम लोग सॉल्युबिलिटी पता करना है, ठीक है। अब सपोज आपको मैं ऑक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी डिस्कस करके बताऊं। एक ऑक्साइड ले लूं, Li2O, Na2O, Li2O, Na2O, और क्या हो जाएगा, K2O, Rb2O और CH2O। ये सारे क्या है, ऑक्साइड है। अब अच्छा बताओ, इसका जो कॉमन आयन है वो क्या है, कॉमन आयन ऑक्सीजन है, मतलब O2 माइनस। और ये जो कॉमन आयन ये क्या है, स्मॉल है। और यदि ये स्मॉल है तो आप कैसे देखोगे, कॉमन आयन यदि स्मॉल है तो सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, इन तीनों, इन सब में लैटिस एनर्जी आपको पता है बेटा, जिसका साइज क्या होगा, देखो इनमें चार्ज तो सेम है, तो हम लोग लैटिस एनर्जी कैसे देखते थे, K(Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से। अब यदि साइज देख R से, तो इनके चार्जेस तो सब में सेम है, +1 -2 +1 -2 +1 -2, चार्जेस सेम है। किससे देखना पड़ेगा, R से। R जिसका ज्यादा होगा उसका लैटिस एनर्जी कम होगी, मतलब इसकी लैटिस एनर्जी कम होगी, और इसकी यदि लैटिस एनर्जी कम होगी तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आया क्या समझ में? बोलो बेटा। ओके रिपीट, ओके एक बार और सुनो। देखो ये क्या थे, ये आपका कॉमन आयन है। कॉमन आयन क्या है, O2 माइनस। O2 माइनस आपको मैंने किस कैटेगरी में बताया था, स्मॉल। और स्मॉल कैटेगरी में है तो आपको सॉल्युबिलिटी कैसे देखनी है, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी आपका क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन R। तो जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका क्या होगा, आपका लैटिस एनर्जी कम होगी, और लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू उसकी लैटिस एनर्जी, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा, इसकी सबसे ज्यादा होगी। क्लियर है आयुष? ओके, बाकी लोग क्या सो रहे हैं, एड्रेस करो जरा, देखो कितने लोगों को समझ में आया। जो भी सुन रहा है वो सारे लोग हैंड रेस करेंगे। चलो ठीक है, यानी ये Yes, sir. इसको देखो जरा। अब यदि आपसे पूछा जाए इसका बताओ, LiOH आप सभी को करना है, LiOH NaOH, LiOH NaOH, KOH, RbOH और CHOH।
इसमें बताओ बेटा किसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा? सही से सोचो बेटा आयुष। नहीं नहीं गलत आ रहा है, चंद्रेश का भी गलत है। अब कॉमन आयन क्या है? OH माइनस, और OH माइनस किस कैटेगरी में आएगा? स्मॉल के कैटेगरी में। OH माइनस क्या है? स्मॉल की कैटेगरी में आएगा। यदि स्मॉल है तो आपको लैटिस, आपको सॉल्युबिलिटी कैसे देखनी है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, और लैटिस एनर्जी करेक्ट, वेरी गुड। श्रेया का सही है, सिद्धार्थ का भी ठीक है। ठीक है, आप देखो सॉल्युबिलिटी, हाँ अब ठीक है आयुष। तो क्या हो जाएगा बेटा, आपका जो सॉल्युबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, और लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो क्या आंसर आ जाएगा? जिसका ये ज्यादा होगा उसकी लैटिस एनर्जी कम, और जिसकी लैटिस एनर्जी कम उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। तो आंसर क्या आ जाएगा? आगे समझ। अब यदि आपसे पूछा जाए BeCO3, MgCO3, CaCO3, SnCO3, BeCO3, MgCO3, CaCO3, SnCO3 और PbCO3। इसमें आपको पता करना है कि आपका क्या आंसर होगा सॉल्युबिलिटी का, पता करो जल्दी से। सर क्या? इसमें बेटा सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पता करना है आपको। नहीं वो SN लिखा है सर, क्या क्या लिखा? कहाँ पर? वो CaCO3 का है। अरे एक्चुअली में इधर पे SR है ये, इसको हटा के BA कर लो, ठीक है। मतलब बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी वाला ऑर्डर है सारा कुछ। आएगा और भेजो बेटा कोई। वेरी गुड आदर्श, करेक्ट। बेटा सिद्धार्थ एक बार और सोचो, आयुष क्या बोलना चाह रहे हो, समझ नहीं आया। इसका सबसे ज्यादा है सबसे कम है? या इसकी तरफ इंक्रीज होगा? क्या होगा आंसर? देखो जरा अब, अच्छा ये बताओ CO3 2- आपका कॉमन आयन है, ये आप किस कैटेगरी में रखोगे? लार्ज की कैटेगरी में, करेक्ट। अब यदि ये लार्ज की कैटेगरी में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्युबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? हाइड्रेशन एनर्जी के। और हाइड्रेशन एनर्जी किसका ज्यादा होता है? जो जितना ज्यादा है स्मॉल आयन होता है। तो स्मॉल यदि ये है तो इसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? करेक्ट। आगे समझ में अभी? यदि आपसे ये पूछा जाए Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3 और CH2CO3,
बेटा हाँ तो हाँ इस ये आपके अब क्या है, फर्स्ट ए है, फर्स्ट ए आयन के प्रेजेंस में होगा तब आप क्या करोगे, CO3 2 माइनस को स्मॉल एज्यूम करोगे। अब ये स्मॉल है तो इसको आप कैसे देखोगे, लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, और लैटिस एनर्जी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका सबसे ज्यादा, फिर ये, फिर ये, क्लियर है सभी को। तो इसका क्या होगा, साइज सबसे बड़ा है तो इसका लैटिस एनर्जी सबसे कम और इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा। याद रखना, देखो ये दोनों है कार्बोनेट, बट एक को हम लोग बेटा सॉल्युबिलिटी इससे देख रहे हैं, हाइड्रेशन एनर्जी से, जबकि दूसरे को किससे देख रहे हैं, लैटिस एनर्जी से। यही डिफरेंस है बेटा, यही लोगों को समझ में नहीं आता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर डिफरेंस है। यदि फर्स्ट कैटेगरी के एलिमेंट्स के साथ यदि कार्बोनेट है तो उसको स्मॉल कंसीडर करो, और बाकी हर जगह उसको क्या कंसीडर करो, लार्ज कंसीडर करो। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस आगे समझ में, जितने भी पॉसिबल केसेस थे मैंने सारे पॉसिबल केसेस आपको बता दिए। अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो, ये हो गया सर हाँ बोलो। वो सेकंड वाले में मैंने असेंडिंग लिख दिया था, वो डिसेंडिंग वाला ना, आपने क्या लिखा था, वो ऑर्डर सही था, वो असेंडिंग लिख हाँ दिया। ठीक है वो मैं समझ गया था, आंसर तो यही आया था ना जो मैं बताया। हाँ यस सर, समझ में आ गया ओवरऑल, यस। ठीक है। तो इसी तरीके से हमेशा क्या करना है आपको, क्वेश्चंस करने हैं। तो जो फजान रूल के एप्लीकेशन में जो टॉपिक होगा उस टॉपिक को आप लोग आज के आज खत्म कर लेना है। अब जरा देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, थर्मल स्टेबिलिटी। हमारे थर्मल स्टेबिलिटी आप लोगों को लास्ट क्लास में थोड़ा सा समझाया था कि थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है, और इसको आप देखेंगे कैसे, तो उसके लिए मैं आपको केस बनाने पड़ेंगे। थर्मल स्टेबिलिटी में आपको बता दूं क्या होता है, रिवाइज करा दूं कि जितना ज्यादा बेटा जिसमें हीट लगेगा आपको ब्रेक करने के लिए, उतना ज्यादा मॉलिक्यूल क्या होगा आपका थर्मली स्टेबल होगा, उतना ज्यादा उसमें क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। मतलब जितना ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और उतना ज्यादा उसमें थर्मल स्टेबिलिटी होगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी के केस, इसको बेटा हमें केस के हिसाब से ही देखना पड़ता है, ठीक है। इसमें देखो when anion is monoatomic, मोनोएटॉमिक मतलब समझते हैं सभी लोग, जैसे मैं बताऊं आपको मोनोएटॉमिक, तो मोनोएटॉमिक क्या क्या हो सकते हैं, N3 माइनस, O2 माइनस और X माइनस, करेक्ट। और X में क्या हो सकता है, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ठीक है। तो सिंपल क्या बोलूं मैं, यदि आपका एनायन मोनोएटॉमिक होगा तो आप क्या करोगे, बोलोगे थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा डाउन द रोड, ओके। मतलब आपसे पूछा जाए Li3n, Na3n, K3n, Rb3n और CH3n, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसका सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगा। सिंपल क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज करता है, इसका ज्यादा आ जाएगा। फिर केस 2 समझाऊं, केस 2 ब्रो ऊपर P माइनस Cl माइनस फिर क्या लिखा है L3n सर? नहीं वो नहीं जो आपने व्हेन ये वाला Br FCl Br है बेटा। ये मोनोएटॉमिक मतलब समझते हो, जिसमें एक वो एनायन जिसमें एक ही एटम, उसको क्या बोलते हैं, मोनोएटॉमिक। यदि किसी में एक से ज्यादा एटम हो तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीएटॉमिक। यदि मोनोएटॉमिक है तो आप क्या बोलोगे, जितना ज्यादा डाउन द ग्रुप जाएंगे तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। और आप इसको बेसिक तरीके से भी समझने की कोशिश करो। तो जो आपका बेटा
CSN3 है। N और CS में क्या हो रहा है, N और CS में साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। साइज डिफरेंस यदि बहुत ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा, इसमें इसके जो एटम है उनमें उनमें बहुत अच्छा बॉन्ड तो बनेगा नहीं, और बहुत अच्छा बॉन्ड बनेगा नहीं तो उनकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होगी नहीं। इसलिए मैं क्या बोला, डाउन द ग्रुप जाने पर यदि आपका मोनो एटॉमिक, और मोनो एटॉमिक जनरली बेटा सारे स्मॉल साइज के होते हैं, इसलिए क्या आया, डाउन द ग्रुप जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही, डिक्रीज कर रही। जबकि बेटा आपका यदि एनायन पॉली एटॉमिक होगा, मतलब साइज में बड़े होंगे, साइज में बड़े होंगे तो बड़े एटम के साथ वो ज्यादा अच्छे बॉन्ड बनाएंगे, तो उनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। सिंपल बोल सकते हैं एनायन इज पॉली एटॉमिक, एनायन इज पॉली एटॉमिक like OH minus, CO3 2 minus, HCO3 minus, SO4 2 minus और NO3 minus। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यदि थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, इंक्रीज होगा क्या, डाउन द ग्रुप। क्लियर है ये सभी को। इधर हम लोग क्या बोलेंगे कि आप बेटा देखो कि पॉली एटॉमिक है वो लार्ज की कैटेगरी में आएंगे, और बट पॉली एटॉमिक यदि लार्ज की कैटेगरी में आएंगे तो लार्ज एटम के साथ क्या करेंगे, वो अच्छा बॉन्ड बनाएंगे, तो उनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा अच्छी होगी। सिंपल यदि मैं बोलूं Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rp2CO3, CS2CO3, तो इस डाउन द ग्रुप जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, नोट कर लो इसका। सर केस 2 में वो CO3 2 माइनस के पहले क्या लिखा, OH माइनस। डन ये। अब नेक्स्ट, अभी ये आपका जो केमिकल बॉन्डिंग था वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि क्या है, गैसियस स्टेट। तो अभी नेक्स्ट चैप्टर डालो, गैसियस स्टेट। ये बेटा आपका फिजिकल का चैप्टर है। तो आपने फिजिकल में अभी क्या क्या पढ़ लिया है, एटॉमिक और मोल कॉन्सेप्ट, करेक्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट और गैसेस के बाद, मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक के बाद ये थर्ड चैप्टर होता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का। इसके बाद आपके 3 चैप्टर और बचेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के 11th के। मतलब महाराष्ट्र बोर्ड में सिर्फ आपके ये सेकंड लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड्स का, ठीक है। बट CBSE बोर्ड और बाकी बोर्ड्स के क्या होगा, ये आपका थर्ड लास्ट है। तो देखो जरा, केमिकल भी तो आता है फिजिकल में, क्या केमिकल बॉन्डिंग नहीं आता फिजिकल में। केमिकल बॉन्डिंग बेटा इनऑर्गेनिक में जनरली बोला जाता है। ओके, आपको 3 केमिस्ट्री है, तो आपने इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर पढ़ लिए और आपको अभी 3 और पढ़ने हैं। वो छोटे छोटे होते हैं, हाइड्रोजन और एस ब्लॉक बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, वो आपके एक एक 2 लेक्चर में हो जाएंगे। ये अब अभी तक आपके जो भी चैप्टर, ये जो केमिकल बॉन्डिंग था, मोल था, एटॉमिक था, ये सारे बहुत बड़े बड़े चैप्टर थे। अभी गैसियस स्टेट, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये सब छोटे छोटे चैप्टर है।
ठीक है, तो इनको हम लोग अभी जल्दी खत्म कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गैसियस स्टेट। तो आपको बेटा नेम से सब आपके जो एनसीईआरटी की बुक में दे रखा होगा उसमें दे रखा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर, करेक्ट। स्टेट्स ऑफ मैटर, तो मैटर का मतलब क्या है बेटा? एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई मास एंड हैव सम स्पेस, मतलब वो अपने एटमॉस्फेयर का कुछ थोड़ा बहुत स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ मास हो, वो मैटर है। स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब क्या है कि वो आपका जो मैटर है, वो जो आपका मैटर है वो क्या है आपका एक किस स्टेट में होगा, तो वो आपको पता है बेटा 3 स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। देखो ये जो गैसियस स्टेट में पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा, इसमें 2 पोर्शन है। जो एडवांस वाले बच्चे हैं उनको मिला होगा एक आइडियल गैस और एक रियल गैस का मॉड्यूल, ठीक है। और जो मेंस वाले बच्चे हैं उनको एक मॉड्यूल मिला होगा, करेक्ट। तो ये अभी मैं तो गैसेस स्टेट का स्टार्टिंग वाला सर आपने जो बोला वापस रिपीट कर सकते हो क्या? मैं थोड़ा बाहर आ गया था नेटवर्क इशू की वजह से। मैं ये बोल रहा हूँ कि गैसेस स्टेट को बेटा 2 पोर्शन में हम लोग पढ़ेंगे, आइडियल गैस और रियल गैस। तो जो एडवांस वाले बच्चे हैं उनको क्या मिला होगा, उनको आइडियल गैस और रियल गैस 2 बुकलेट मिले होंगे। तो सबसे पहले आपको आइडियल गैस पढ़ना है और आइडियल गैस में जो जो दे रखा है उसको आपको पहले सॉल्व करना है, फिर उसके बाद रियल गैस। ओके हाँ सर। बेसिकली आइडियल गैस आपका गैसेस स्टेट का जो फर्स्ट पार्ट है वो है, फिर सेकंड पार्ट आपका रियल गैसेस का है। तो अब जरा देखो, बेसिकली जो गैसियस है, गैसियस स्टेट है, ठीक है, इसमें हमें किसकी स्टडी करना है? अबाउट द गैसेस। आज ओसी का लेक्चर नहीं था, आज बेटा तुम्हारा केमिस्ट्री का ही लेक्चर था, मतलब फिजिकल का ही लेक्चर था। आपका नेक्स्ट जो आप लोग देख रहे हो शायद लास्ट वीक का शेड्यूल देख रहे हो, ठीक है। आज आपका केमिस्ट्री का ही लेक्चर है, शायद कल, मतलब कल, हाँ कल शायद है, शायद आपका ओसी का लेक्चर। हाँ सर कल है उसी। उसमें हम लोग, उसमें भी हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, वो जो कि क्या होगा, आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो अभी सभी लोग इसको ध्यान से समझेंगे। तो सिंपल हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या पड़ेगा, मतलब हमें इसमें देखना बेटा गैसेस के बारे में, गैसेस की प्रॉपर्टीज, गैसेस की प्रॉपर्टीज को हम लोग मेजर कैसे करेंगे। जैसे सपोज एक कंटेनर में बेटा गैस फिल है, तो कितनी गैस है, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा वो कंटेनर में गैस, या उसका अमाउंट कितना है। तो ये सारे डिस्कशन हम लोग क्या करेंगे, गैसियस स्टेट में करेंगे। आगे समझ में? तो बेसिकली अब हम आपसे ये, मैं आपसे भी पूछूं कि बेटा गैस की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो गैस की प्रॉपर्टीज आपको पता है, क्या क्या डिफरेंट होना चाहिए, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आप लोग तो बोलोगे नहीं, मैं ही बता रहा हूँ। जो गैसेस है, गैसेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा? जनरली जो गैसेस होते हैं उनका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है, वो जिस कंटेनर में आप उनको डालोगे वो उसी का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। उनका कोई फिक्स्ड बाउंड्रीज नहीं होती है, कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, करेक्ट। जो आपके गैसेस होती हैं वो क्या होता है, उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो बहुत कम होते हैं। जो आपके गैसेस हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। और क्या बोल सकते हैं हम लोग, जो गैसेस हैं उनमें कंटिन्यूअस मोशन होता है, उनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होता है, करेक्ट। ये सारी गैस की प्रॉपर्टीज क्या आप लोग को पता थी? यस। पता था नहीं इतना? सर पहली बार सुनना। पहली बार सुन रहे हो? हाँ सर। बहुत पिटेगा, ठीक है। सॉरी सर। अब हमें ये देखना है कि जो गैसेस हैं, आप गैस को, सॉलिड को और लिक्विड को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे कि ये आपका गैस है, ये लिक्विड और ये सॉलिड है। तो आप बोलोगे सर ये जो आपने प्रॉपर्टीज बताई वो जो जिसमें ये प्रॉपर्टीज होंगी वो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, गैसेस बोल देंगे। बट जनरली जब आप क्या बोलोगे बेटा, जो गैसेस हैं उनका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो मोशन होता है उनका ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड।
तो हम लोग सिंपल बोल सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस है वो क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, सॉलिड और लिक्विड। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसका ज्यादा होना चाहिए, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसका ज्यादा होना चाहिए, सॉलिड का। सॉलिड का ज्यादा होना चाहिए। तो यदि आपको बेटा डिस्टिंग्विश करना हो गैस और सॉलिड में, तो आप क्या बोलोगे कि वो सारी गैसेस होंगे जिनका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो किससे, पोटेंशियल एनर्जी से। जिसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो किससे, पोटेंशियल एनर्जी से। कभी भी बेटा ऐसे मत बोलना कि वो सारे गैसेस होंगे जिनका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, ये बोलना गलत हो जाता है। ठीक है, हमेशा बेटा कंपैरिजन क्या होना चाहिए, कंपैरिजन आपका होना चाहिए, ठीक है, कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन आपका होना चाहिए कि जो भी आपकी गैस है उनका जो आपका काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा होना चाहिए किससे, पोटेंशियल एनर्जी से। यदि सोचो बेटा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और पोटेंशियल एनर्जी भी बहुत ज्यादा है, तो क्या हम उनको गैस बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। हम लोग उनको क्या बोलेंगे, लिक्विड, क्योंकि भाई गैस के लिए उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी तो नेग्लिजिबल होना चाहिए, करेक्ट। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होगा तब हम लोग क्या बोलेंगे, उसको गैस बोलेंगे। तो सिंपल। और गैसेस यदि मैं बात करूं, और गैसेस देखो जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज थी वो नहीं मैं लिखा रहा हूं कि आपका जो गैसेस हैं उनके पार्टिकल्स ये होने चाहिए, स्पेस होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए, ये सब आपको आता है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो फॉर गैसेस हम लोग सीधे शुरू करें तो मैं क्या बोलूंगा कि काइनेटिक एनर्जी, सर एक मिनट सर, कॉपी खत्म हो गए। क्या हुआ, कॉपी खत्म हो गए। मैं लिख रहा हूँ सुनो। अरे काइनेटिक, सर, फिर जब मैं लिखने का टाइम दूंगा तब उठा लाना कॉपी में, ठीक है। अभी काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू थर्मल मोशन। थर्मल मोशन मतलब हीट, और मोशन मतलब जो हीट करने की वजह से जो मोशन आता है उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होती है, उस काइनेटिक एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। दैट शुड बी ग्रेटर देन, मतलब और इतना ज्यादा होना चाहिए, कम से कम बेटा 100 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए। तब आपका क्या होगा बेटा, किससे, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आती है, ड्यू टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, यही मैं बोल रहा था बेटा, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए, तब गैस होगा, और उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। बट ये सब बेटा रिलेटिव होता है, हमेशा हमेशा याद रखना कि गैस हम तभी बोलेंगे जब आप क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी किससे, पोटेंशियल एनर्जी से। और लिक्विड किसको बोलेंगे, जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ बेटा, बाकी आपको डिफरेंस तो पता है सॉलिड लिक्विड गैस में, बट ये नहीं पता होगा, इसलिए ये बता रहा हूँ। जो लिक्विड है बेटा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए पोटेंशियल एनर्जी से, बट बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट, या ये बोल सकते हो बराबर भी हो सकती है, कंपैरेबल से ऑलमोस्ट सेम भी हो सकती है, और थोड़ी सी हल्की ज्यादा होगी। और सॉलिड क्या होगा बेटा, सॉलिड में क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी किससे, काइनेटिक एनर्जी से। ये तो सबसे पहला पॉइंट लिखो बेटा, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं सॉलिड लिक्विड से, सॉलिड लिक्विड गैस को। अभी जिसको ये समझ में नहीं आया, मैं एक एग्जांपल और दूंगा, उससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। इसको नोट कर लो पहले। सर टाइम्स के पहले क्या लिखा है? कहां पर, 100 टाइम्स के पहले ये लिखा है काइनेटिक एनर्जी, अच्छा ये 100, ये काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू थर्मल मोशन शुड बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, ज्यादा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन मींस ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी।
क्योंकि देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा, के Q1 मतलब Q1 Q2 बाई आर। जितना ज्यादा बेटा चार्ज डेवलप होगा उतना ज्यादा उनमें अट्रैक्शन होगा, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। सर वो ऊपर आपने 2 डिवीजन बनाए, लिख तो उधर क्या लिखा? कहाँ पर? वो गैसियस स्टेट के उधर आपने से 2 डिवीजन बनाए। उधर कुछ नहीं बनाया मैंने, मैं वो रियल और आइडियल लिखने वाला था बट फिर मैंने छोड़ दिया, उसके लिखने की जरूरत नहीं है। यानी ये हाँ, 2 ग्रेटर देन मतलब कि बेटा थोड़ा सा मतलब अच्छा खासा ज्यादा होना चाहिए। 2 ग्रेटर मतलब होता है कि 100 टाइम्स और 1000 टाइम्स क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए आपका पैरामीटर दूसरे से। अभी डन क्या ये? यस सर। अब देखो जरा एक एग्जांपल यदि मैं आपको बोलूं कि सपोज एक ए है एक बी है, ठीक है, और उसका जो काइनेटिक एनर्जी है इसका 1000 है और इसका 1 है। तो क्या आप, अब मैं आपसे सिर्फ इतना डेटा देता और आपसे मैं पूछता है ए और बी में कौन सा गैस है कौन सा सॉलिड है, क्या आप बता पाते हैं? या कोशिश कर लो, बताओ ए और बी में कौन सा सॉलिड होना चाहिए आपके हिसाब से? बी वाला सॉलिड, ए वाला गैस। बी वाला सॉलिड होना चाहिए, ए वाला यस गैस होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं क्या दे दूं पोटेंशियल एनर्जी बेटा, सपोज इसकी इतनी है, ठीक है, और इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इतना है। अब क्या होगा बेटा सॉलिड और गैस? ए वाला क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, और बी वाला क्या हो जाएगा, यस। तो समझ में आया बेटा कि कभी भी काइनेटिक एनर्जी को देखकर आप नहीं बोलेंगे, इधर सिंपल आप क्या बोलोगे, सर वी कैन नॉट प्रेडिक्ट, ओके। क्योंकि हमें भाई पोटेंशियल एनर्जी पता होना चाहिए, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इसकी ज्यादा है इससे, बट पोटेंशियल एनर्जी तो पता चले इतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है कि काइनेटिक एनर्जी को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो क्या हो गया बेटा, ये सॉलिड और ये गैस। आया समझ में? तो इसलिए हमेशा बेटा जब भी कभी भी, यही मैं उधर समझाने की कोशिश कर रहा था कि गैस हम तब बोलेंगे जब जिसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, पोटेंशियल एनर्जी से कम 100 टाइम्स, तभी आप उसको क्या बोलोगे, गैस बोलोगे, अदरवाइज गैस नहीं बोलोगे। ये जरूरी नहीं कि आप सिंपल ये नहीं बोल सकते जिसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा उसका गैस वो गैस होगी, ये नहीं बोल सकते। क्लियर है अभी सभी को? यस। अब मैं आपसे यदि पूछूं, आपकी जो पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या कितनी गैसेस है, क्या आप बता सकते हैं? जो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल सिखाई है उसमें आपसे मैं पूछूं कितने गैसेस है, तो क्या आप बता सकते हैं? 18 ग्रुप 18 ग्रुप गैसेस हैं, ओके। और नहीं सर क्या होता है भाई, बिल्कुल बता सकते हो। हाइड्रोजन क्या है, गैस है। हीलियम क्या है, गैस है नहीं। अगर कर जीरो रन, ये सारी क्या है बेटा, नोबल गैसेस हैं, ठीक है। नाइट्रोजन क्या होता है, गैस होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, गैस होता है। फ्लोरीन क्या होता है, गैस होता है। क्लोरीन क्या होता है, गैस होता है। तो ये, और बाकी बेटा जो ब्रोमीन होता है वो आपका लिक्विड होता है, आयोडीन आपका सॉलिड होता है। तो आपकी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें बेटा ये आपकी क्या है, 11 गैसेस है। तो बेसिकली हमें इन्हीं 11 गैसेस के बारे में, ये तो आपके क्या जो एलिमेंट्स हैं उनमें गैसेस है, बट गैसेस बेटा बहुत सारी हो सकती है, जैसे अब कंपाउंड, हाँ
बिल्कुल सही बोल रहे हो सिद्धार्थ। यदि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में बोलेंगे, बट मैं आपसे सिर्फ रूम टेम्परेचर में पूछ रहा हूँ कि रूम टेम्परेचर पर बेटा कौन से एलिमेंट हैं जो आपके गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो वो आपके ये 11 गैसेस हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर आपके गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है? नोट कर लिया इतना? नोट करो इसको फास्ट। हुआ क्या ये? अब जरा देखो। अब बेटा जो गैसेस हैं, गैसेस को आप कौन कौन से पैरामीटर्स में मेजर करते हैं? गैस को बेटा हम लोग जनरली मास गैस के यदि मास की बात करेंगे तो हमें किसमें मेजर करना पड़ेगा? मोल्स में। यदि गैस के वॉल्यूम की बात करें तो हम लोग किसमें मेजर करते हैं? लीटर में, सेंटीमीटर क्यूब में, मिलीमीटर में, डेसीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो मैं इनके यूनिट कन्वर्जन भी अभी आपको सिखाऊंगा कि कैसे यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। मतलब सिखाऊंगा नहीं, आपको एक बार बता दूंगा। आपको नॉर्मली यूनिट कन्वर्जन तो आता होगा, सेंटीमीटर से मीटर में, मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में, लीटर से एमएल में, एमएल से केजी से ग्राम में। ये सब आपको नॉर्मली आना चाहिए, क्योंकि इधर पर बेटा हमें यही सारी चीजें आनी चाहिए। कोई आपको बोल देगा कि इतने केजी मास है और आपको जो फॉर्मूला है उसमें ग्राम में यूज करना है, तो आपको पहले उसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रेशर को किस में मेजर करते हैं? अच्छा बताओ, किसी आप गैस के प्रेशर को मेजर कैसे करते होंगे, कोई सोच सकता है? यदि सपोज बैरोमीटर से, किसमें? बैरोमीटर के हेल्प से। बैरोमीटर की हेल्प से। आंसर तो सही है आपका, लेकिन बैरोमीटर आपने सुना कहाँ? वो पहले वाले केमिस्ट्री सर ने दिखाया था। दिखा दिया? चलो सही है। देखो, यदि सपोज इस कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर बेटा गैसेस के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, और ये जो कंटेनर के अंदर गैसियस पार्टिकल्स हैं ये आपस में कोलाइड करेंगे, और ये आपस में कोलाइड करेंगे तो ये जो आपका कंटेनर की वॉल है इसमें भी क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। और इसी कंटेनर की वॉल पर कोलाइड करेंगे तो इस पर कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे, और जो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर। तो आप हमेशा प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप क्या देखेंगे बेटा, जिस पर्टिकुलर एरिया पर आपको प्रेशर देखना है उस पर आप क्या करो? फोर्स कैलकुलेट करो, और एरिया से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? प्रेशर आ जाएगा। ये सभी को पता था क्या? हेडिंग डाल के लिख लो, मेरे को पता है, तो आधे लोगों को नहीं पता होगा। प्रेशर हेडिंग डाल के लिखो, फोर्स exerted by gaseous molecule, force exerted by gaseous molecules on the wall of container। ये याद रखना बेटा जो मैं ये समझा रहा हूँ। प्रेशर कैसे मेजर करते हैं नॉर्मली? ये जो गैसेस हैं ये कितना बेटा क्या करेंगे? आपके इधर पर कोलाइड करेंगे, कितना इस पर फोर्स अप्लाइड करेंगे, उस पर्टिकुलर एरिया पर वो उसका रेशियो क्या होगा? आपका प्रेशर होगा। करेक्ट। अब हम लोग प्रेशर को मेजर किस में करेंगे? यदि इनकी यूनिट की बात किया जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे? फोर्स का यूनिट सभी को पता होगा, न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स यूनिट पर मीटर स्क्वायर। और ये 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? 1 पास्कल। क्या बोलते हैं? 1 पास्कल। और भी बहुत सारे बेटा यूनिट्स हैं जिसमें हम लोग प्रेशर को मेजर करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, 760 mm of Hg, मतलब इनके मतलब हम लोग समझेंगे।
वो इक्वल होता है बेटा, मतलब प्रेशर को हम लोग बेटा 7 इस तरीके से भी आंसर करेंगे, मतलब एमएम ऑफ एचजी में भी मेजर करते हैं। 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, इसका मतलब भी सीखेंगे। ये इक्वल होता है बेटा 1 एटीएम के, मतलब हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम में भी क्या करते हैं, प्रेशर मेजर करते हैं। तो दैट इज इक्वल टू 101325, मतलब इसको लिख सकते हैं 1.01 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं, पास्कल। करेक्ट। और यही इक्वल होता है बेटा किसके, 1.01325 बार। लिखा गया है इतना। नो सर। और एक और होता है 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ एचजी। ये सारे क्या है बेटा, आपको प्रेशर मेजर करने के लिए यूज होते हैं। ये सारे आपके यूनिट्स हैं, और इसमें से एक दूसरे से बेटा, हाँ, और ये एक दूसरे यूनिट्स आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। किलो पास्कल बेटा लिखने की जरूरत नहीं है, किलो पास्कल, किलो तो आपको चेंज करना आता है ना, ठीक है। अरे लास्ट लाइन वाला वापस समझो ना, 760 mm ऑफ एचजी वाला। बेटा ये सारे जो हैं ये आपके यूनिट्स हैं, और एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करोगे वो मैंने यूनिट कन्वर्जन लिखा हुआ है। इससे आप प्रेशर मेजर कर सकते हो, इससे कर सकते हो, इसके फॉर्म में, इसके फॉर्म में, सबके फॉर्म में आप प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। करेक्ट। अब ये, और आपको मैं बता रहा हूँ इन सब में आपस में रिलेशन क्या है। सपोज आपसे कोई एटीएम में दे दे और आपसे बार में पूछे, तो आपको एटीएम और बार में क्या रिलेशन होगा वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जस्ट सिंपल ये क्या है, आपके यूनिट कन्वर्जन। मैं लिखा दूं क्योंकि आप लोग परेशान हो गए यदि आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं आएगा। क्लियर है भी आदर्श? यस सर। नोट करो इसको। सर वो 1.01325 बार लिखा है ना? हाँ, 1.01325 बार। सर एटीएम के बाद वाले में पॉइंट लगा है। एटीएम के बाद लिखा हुआ है 1.01325, और ये और है, इसी को बेटा 1.1 10 to the power 5 लिख सकते हैं। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को पास्कल बोल सकते हैं। अब जरा देखो, मैं आपको वॉल्यूम का और देखो, वॉल्यूम गैस का जो होता है बेटा वही हम लोग लेते हैं जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है। करेक्ट। डन ये। वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम में आप सिंपल याद रखिए, वॉल्यूम ऑफ गैस इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, क्योंकि बेटा आपको पता है गैस जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है उसी को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है आपका, जो यूनिट पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, मीटर क्यूब। सीजीएस क्या होता है इसका, सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सीसी, सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू होता है बेटा 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है। इन दोनों को देख के आप क्या बोल सकते हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, ठीक है। ये सारे यूनिट कन्वर्जन लिख लो। और एक और बाकी है 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 लीटर। ये आपके बेटा वॉल्यूम का, यदि आपको कभी यूनिट कन्वर्जन करना पड़े तो आप मेजर कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं।
और एक और बता दूं इधर ही में, टेम्परेचर टेम्परेचर के रिलेटेड आपको 3 यूनिट बताऊंगे, केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। इनको आप आपस में कैसे चेंज करते हैं, ये फार्मूला किसी को आता है क्या? C minus 0/100 is equal to K minus 273 by 100 और लास्ट में F minus 32/180। ओके ठीक है, बट मैं एक और आसान बताऊं, सिंपल याद रखो, C is equal to K minus 273.15 is equal to 5/9 into F minus 32। ये 5/9 ही होगा या 9/5? ये आपका 100 से कैंसिल होगा, 5/9 होता है 9/5? सर वो क्या लिखा 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड को जब केल्विन में चेंज करते हैं तो हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। ये आपका हो जाएगा 5/9 ही होगा। ये आपने लिख लिया, ये आप इसमें आपको इसको यूज कैसे करते हैं, इसमें सिंपल क्या करो बेटा, जो भी आपको वॉल्यूम में, सपोज आपका टेम्परेचर सेंटीग्रेड में दे रखा है, केल्विन में निकालना है, सेंटीग्रेड वाला पुट कर दो, केल्विन को K इक्वल टू आ जाएगा, तो जितना K इक्वल टू आएगा वो क्या हो जाएगा आपका केल्विन में हो जाएगा। ओके, मतलब इसको C मतलब क्या है इधर, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, K मतलब क्या, टेम्परेचर इन केल्विन, और F मतलब टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट। क्लियर है, लिख लिया इसको। तो सिंपल हम लोगों ने क्या सीखा कि अमाउंट को मोल्स में मेजर करेंगे, टेम्परेचर को, स्टैंडर्ड बेटा क्या होता है केल्विन, तो हमेशा टेम्परेचर को कैसे मेजर करेंगे केल्विन में, वॉल्यूम को कैसे मेजर करेंगे मीटर क्यूब में, स्टैंडर्ड एसआई यूनिट में, और जो आपका प्रेशर है उसको कैसे मेजर करेंगे पास्कल में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, बट आपको यूनिट कन्वर्जन सबके आने चाहिए। ये बात क्लियर होगी सभी को? सर तो केल्विन टू फ़ारेनहाइट क्या होता है? ये बता तो दिया, वो तो सेल्सियस का है ना सर, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ये सब तो बराबर है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। यदि केल्विन से फ़ारेनहाइट में करना है तो इसको इसके इक्वल कर देना, केल्विन से सेंटीग्रेड करना है तो इसको कर देना, और केल्विन को फ़ारेनहाइट सेल्सियस को फ़ारेनहाइट करना है तो इसको इक्वल कर देना, समझा? ठीक है सर, हाँ सर। यानी ये आप देखते हैं जरा हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्लूइड प्रेशर। अच्छा ये बताओ, क्या जैसे आप किसी वाटर लेवल है, ठीक है, और ये वाटर के अंदर जब नीचे जाओगे तो क्या बेटा प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या आपको पता नहीं, या कुछ नहीं होगा, या ये पता है सबको क्या प्रेशर चेंज होगा या नहीं होगा? सपोज आप चेंज होगा सर, चेंज होगा, इंक्रीज होता है, मतलब आप बोल सकते हो डाउन द ग्रुप जाने पर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है, करेक्ट, मतलब डाउन द ग्रुप बोलना मतलब डाउन जाने पर क्या होगा, डाउन वाटर लेवल, वाटर में क्या करोगे अंदर जाओगे तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, करेक्ट। तो सिंपल देखो जरा इधर, यदि सपोज फ्लूइड प्रेशर है, ठीक है, ये पार्ट देखें तो स्टेशनरी, सबसे पहले मैं क्या करूं, फॉर स्टेशनरी लिक्विड, मतलब लिक्विड जो है वो आपका क्या है बेटा मूव नहीं कर रहा है, जैसे आपने बेटा फिजिक्स में प्रॉब्लम करे होंगे बोट वाले, उसमें क्या था, आप बोट को भी मूव करा देते थे, लिक्विड को भी मूव करा देते, करे होगे नहीं किए क्या? रिलेटिव मोशन। सर क्या बोले आप? कुछ नहीं बोला, चलो। सपोज आपके पास क्या बेटा स्टेशनरी लिक्विड है, स्टेशनरी लिक्विड मतलब लिक्विड मूव नहीं करता है, ठीक है, लिक्विड मूव नहीं कर रहा है। यदि लिक्विड मूव नहीं कर रहा है
तब सपोज इस पॉइंट पर बेटा प्रेशर कुछ होगा, सपोज इस पॉइंट पर प्रेशर आपका पीसी है, करेक्ट, और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ इस पॉइंट पर प्रेशर, मतलब देखो लिक्विड के अंदर गए हम लोग, तो आपको पता है कि लिक्विड के अंदर जाओगे प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है, और इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा ये हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्या इस पॉइंट पर प्रेशर, इस पॉइंट पर प्रेशर और इस पॉइंट पर प्रेशर हम लोग को क्या करना है, पता करना है, करेक्ट। कैसे करेंगे, अभी सपोज बेटा मैं इस और इस पॉइंट पर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा एफबीडी बनाऊं इसका। अच्छा, एफबीडी सबको आता होगा, फ्री बॉडी डायग्राम फिजिक्स में सीखा होगा। हाँ सर आता है। इसमें इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे ये बताओ मुझे। किस पे सर? ये इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या फिर इतने पूरे वाटर में कितना जितना आपका ये क्या हो चेंज, सपोज ये हाइट है, ठीक है, इसका मैं एरिया बोल दूं, हाइट तो पता चल गया, एरिया सपोज ए है, ठीक है, तो इसमें जो सेक्शन है आपका या ये जो स्ट्रिप है इसमें आपका कुछ एक तो फोर्स लग रहा होगा जो कि क्या होगा बेटा, mg होगा, इसका मास, करेक्ट, और एक आपका बेटा क्या लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक फोर्स लग रहा होगा ऊपर से, ठीक है, हाँ जिसको आप वाइन फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो ये लग रहा होगा आपका, इसको हम लोग बोल सकते हैं एफ सी, एक प्रेशर लग रहा, एक फोर्स लग रहा होगा जो कि क्या होगा एफ ए, करेक्ट, ये जो प्रेशर लग रहा है फोर्स लग रहे होंगे, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इधर, अब यदि एफबीडी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एफ सी प्लस एम जी इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ए, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स आपके बैलेंस होने चाहिए, करेक्ट। हाँ सर। ठीक है, अब आपको मैंने अभी भी सिखाया, हाँ एटीएम वाला, मतलब अभी मैं फोर्स में बात कर रहा हूँ, इसको मैं प्रेशर चेंज करूंगा, तो एफ सी इज इक्वल टू एक्चुअली में क्या होगा, एफ सी अपॉन ए इज इक्वल टू क्या होता है, पीसी, तो हम लोग एफ सी को क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया प्लस मास कितना होगा बेटा, सपोज इस लिक्विड की डेंसिटी क्या है, डेंसिटी रो है, ए इंटू एच क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है, मास होता है, बोलो जरा। हाँ सर होता है। पीसी इंटू ए हो जाएगा आपका फोर्स, मास कितना हो जाएगा इधर, रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी, तो है रो इंटू जी, अब प्रेशर एट ए कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ फोर्स ए है तो उसकी जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, प्रेशर ए इंटू एरिया, एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, पीए इज इक्वल टू पीसी प्लस रो जी एच, करेक्ट। और आपके अकॉर्डिंग आप यदि पीसी को देखो, यदि डिस्टेंस आप एच यदि नीचे आओगे, एच डिस्टेंस यदि नीचे आओगे तो आपका प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज हुआ, कुछ पीसी में कुछ ऐड हुआ, और वो कितना ऐड होगा बेटा, रो जी एच, ये आपका बेटा क्या हो गया, डेरिवेशन हो गया, जिससे यदि आप लिक्विड के अंदर h हाइट नीचे आओगे तो आपके जो प्रेशर में चेंज आएगा वो कितना आएगा, रो जी एच, मतलब यदि नीचे आओगे तो आपके जो प्रेशर में इंक्रीमेंट होगा वो कितना होगा, रो जी एच, और जो डिक्रीमेंट होगा यदि ऊपर जाओगे तो डिक्रीमेंट कितना होगा, रो जी एच से होगा, आगे समझ में। और यदि मैं पूछूं पी ए सॉरी पीबी कितना होगा, तो आप इधर बोलोगे, इधर आप बोल सकते हो सर वर्टिकल हाइट तो कुछ भी चेंज हुई नहीं, यदि वर्टिकल हाइट कुछ भी चेंज नहीं हुई तो क्या इसमें कुछ भी चेंज होगा, प्रेशर में नहीं होगा, क्योंकि हाइट कैसा है, जीरो, पीबी बराबर पीए आ जाएगा क्योंकि एच कितना है। इससे क्या सीखा हम लोग ने कि यदि आपके दो पॉइंट सेम लेवल पर है, सेम लेवल पर है तो उनके प्रेशर भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और यदि बेटा उनके जो दो पॉइंट है उनके लेवल मतलब उनका जो हाइट में डिफरेंस h है तो उनके प्रेशर में डिफरेंस कितना होगा, रो जी एच, मतलब आप यदि लिक्विड में नीचे आओगे तो क्या होगा, आपका जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा किससे, रो जी एच से। आया क्या समझ में, बोलो बेटा। हाँ सर हाँ सर। अच्छा ये एक्सप्लेन करो, एक बार और सुनो, दोबारा सुनो।
ये अच्छा, ये जो मैंने डेरिवेशन किया ये तो समझ में आ गया ना, इसमें कोई प्रॉब्लम सिद्धार्थ? देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा थोड़ा प्रॉब्लम, चलो देखो फिर से समझो, मैं पूरा दोबारा समझा रहा हूँ। आपके पास बेटा लिक्विड है, ये जो भी मेरे को प्रेशर कैलकुलेट, आप बाकी लोग जिसको समझ में आ गया वो लिखना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सपोज ये एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इस पर प्रेशर सपोज मेरे को पता है बेटा पीसी है, ठीक है। अब इसमें यदि आप देखोगे तो एक बाहर से प्रेशर लगेगा जो कि क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, करेक्ट। वो सपोज एफसी फोर्स मैंने माना, मतलब फोर्स लगेगा वो एफसी है, और इस पॉइंट पर बेटा एक नीचे वाले लिक्विड कुछ फोर्स लगाएगा जिसको मैंने एफ माना, और इस ये जो स्ट्रिप है इसका कुछ मास होगा जिसको मैंने क्या बोला, एम इंटू जी, जो कि मास लगेगा। अब एफबीडी के अकॉर्डिंग यदि आप लिखोगे तो क्या होगा कि वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होना चाहिए, यदि ये स्टेशनरी लिक्विड है, लिक्विड मूव नहीं कर रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, ये नीचे जा रहा है ये नीचे, तो इनका सम इक्वल टू जो ऊपर फोर्स जा रहा है इसके बराबर होगा। अब आपको इनकी वैल्यू पुट करनी है। एक्चुअली में एफसी क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया, इसका एरिया मैंने बताया ए, हम लोग इसको एफसी को क्या लिख सकते हैं, बीसी इनटू ए, और इधर मास, इस स्ट्रिप में मास कितना होगा, रो इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकालोगे, जितना इसका हाइट है इनटू इसका एरिया, एरिया कितना है ए इंटू एच, क्या हो जाएगा वॉल्यूम, तो v रो इंटू वी जो आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करोगे तो क्या देगा, मास देगा, तो ये हो जाएगा आपका रो इंटू ए इंटू एच, क्या आ जाएगा मास, तो मास इंटू जी मैंने ये पुट कर दिया, ये दैट इज इक्वल टू एफ ए, जो कि पी ए इंटू ए से कैंसिल, तो ये निकल के आ गया। अभी क्या है, अभी हम इसको देख के क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि यदि बेटा आपकी हाइट में h डिफरेंस आए तो आपके प्रेशर में इंक्रीमेंट क्या होगा, आपको पता है नीचे जाने पे प्रेशर इंक्रीज होता है, किससे इंक्रीज होगा, ये आज सीख लिए, किससे, रोजी h से। तो सिंपल क्या बोल सकते हैं, नीचे जाओगे तो क्या होगा, PA इज इक्वल टू PC प्लस रोजी, उसके प्रेशर में रोजी से। और यदि बेटा इन दोनों प्रेशर की बात करूं तो हाइट में कोई डिफरेंस नहीं है, यदि हाइट में डिफरेंस नहीं है तो इसके जो प्रेशर होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो सिंपल बोल सकते हैं PA इज इक्वल टू PB। आया क्या समझ में अभी? ओके चलिए बढ़िया, अभी इसको नोट कर लो, जिसका हो जाए वो लीव कर सकता है। इसके आगे हम लोग गैसेस के लिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो और ये क्लियर हो जाएगा जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। हो जाए तो मेरे को भी बताना। डन क्या? ओके चलिए बाय, हो गया सभी का, बाय, थैंक यू। Bye, sir. बाय Thank you, सर, sir. थैंक यू बाय सर। बाय।